हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि यदि आप CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2023 की तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिनका ये सेकंड या फिर थर्ड या फिर ये फोर्थ अटेम्प्ट है और फिर भी उनका अगर नहीं हो पाया है तो अब जो दिसंबर में पेपर होने वाला है उसके लिए वो कैसे तैयारी कर सकते हैं। इसी टॉपिक पर मैंने 2 वीडियो और बना रखी हैं जिसमें मैंने बताया है कि यदि आप MSc में हैं तो आप तैयारी कैसे कर सकते हैं और यदि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। और आज की जो वीडियो है ये सेकंड, थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, यहाँ हमारा जो प्रिपरेशन होता है उसके अंदर 3 फेज आते हैं। लर्निंग यानी किसी भी टॉपिक को, किसी भी यूनिट को या फिर पूरे सिलेबस को आप लर्न करेंगे, स्टडी करेंगे, लर्न करेंगे। एक फेज होता है कि आप उसको रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे, उसका रिकॉलिंग करेंगे। और थर्ड फेज होता है आप उस टॉपिक से या उस यूनिट से जो क्वेश्चन आए हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। तो यदि आपका ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट है तो इतना तो मैं मानती हूँ कि आपकी लर्निंग तो अच्छी होगी, आपने चीज़ों को लर्न कर रखा होगा, समहाउ आपने रिविजन भी कर रखा होगा, समहाउ आपने प्रैक्टिस भी कर रखी होगी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जो ये सब करने के बाद भी आपका पेपर क्रैक नहीं हो पाया है। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि क्या क्या कमी है जो रह गई हैं, जिनको आपको अब की बार फुलफिल करना है, मतलब उन कमियों को नहीं रहने देना है और किस तरीके से तैयारी करनी है कि अब की बार आपका पेपर हो जाए। लेकिन बात हम इन्हीं के बारे में करेंगे कि लर्निंग कैसे करनी है, रिवीजन कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है। क्योंकि देखो, इन तीनों से अलग और कुछ भी नहीं है नेट की प्रिपरेशन के लिए। इन तीनों के अंदर ही सारी प्रिपरेशन छिपी है। तो हो सकता है इन तीनों में किसी भी एक पॉइंट में आपके अंदर कमी रह रही हो जिस पर आपका ध्यान नहीं गया है, तो वो ध्यान ही मैं आपका वहां केंद्रित करना चाहती हूँ ताकि आप पता लगा सके कि कहाँ गलती हुई है और उसको कैसे ठीक करना है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं अबाउट द लर्निंग। देखिए, लर्निंग में आता है कि सिलेबस जो है हमारा उसे किस तरीके से करें और कितना करें। तो देखो, अभी जो CSIR नेट का पेपर का जो पैटर्न है वो हर साल चेंज हो रहा है। अब की बार भी बहुत सारे एडवांस क्वेश्चन आए हैं और कई अलग टाइप के क्वेश्चंस भी आए हैं। तो उन सभी को देखते हुए, उन सभी को समझते हुए मैं आपसे ये कहूँगी कि आपको 10 यूनिट तो तैयार करनी ही करनी है। अब देखो, आपने 10, हो सकता है आपने जो लास्ट एग्जाम दिया है उसमें भी आपने 10 यूनिट कर रखी हो, लेकिन अगर नहीं कर रखी हैं, आपने अगर 6 की है तो 6 को 10 तक लेकर जाइए। अगर आपने 8 कर रखी हैं तो 8 को 10 बनाइए और अगर आपने 9 कर रखी हैं तो 9 को आप 10 तक लेकर जाइए। मेरा कहने का मतलब है कि 10 यूनिट तो आपको करनी ही करनी है अपने दिसंबर 2023 के लिए। देखो, टाइम भी आपके पास काफ़ी है, 6 महीने हैं। तो मैं मानती हूँ कि 6 यूनिट पर अगर आपने कर ही रखी हैं तो 4 और ऐड कर दीजिए। अगर 8 कर रखी हैं तो 2 और ऐड कर दीजिए, 9 कर रखी है तो 1 और ऐड कर दीजिए, लेकिन 10 यूनिट को कंप्लीट कीजिए। अब अगर आपका ये सवाल है कि मैंने 10 यूनिट ही की थी, तो अब की बार आपको करना ये है कि आप इन 10 को 11 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, 13 कर सकते हैं। मतलब इंक्रीमेंट कीजिए। ऐसा नहीं कि बस जो आपने पहले लर्न किया है उसी को ही रिवाइज प्रैक्टिस करेंगे। कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेंगी। अकॉर्डिंग टू CSIR नेट एग्जाम, उसका जो पैटर्न आजकल हम देख रहे हैं वो काफ़ी एडवांस हो गया है, तो आपको भी थोड़ा एडवांस चलना पड़ेगा। यूनिट या तो 10 कीजिए, 10 कर रखी है पहले से तो 11 कर लीजिए, 1 और ऐड कर दीजिए या 2 ऐड कर दीजिए, और हो सकता है अगर तो 3 और ऐड करके कंप्लीट यूनिट को टारगेट कर लीजिए। पर बस मोटिव मेरा ये है कि ये 10 यूनिट तो आपको करनी ही करनी है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया है हमारा लर्निंग का कि 10 यूनिट आपको टारगेट करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन सी ऐसी यूनिट है जो हमें करनी चाहिए। मतलब या तो ऐसे लीजिए कि वो इंपॉर्टेंट है इसलिए करनी चाहिए, या फिर ऐसे लीजिए कि वो इजी होती है, क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं इस रिगार्ड में, लेकिन वो यूनिट आपको स्किप नहीं करनी है। इसमें देखिए, सबसे पहले है फर्स्ट यूनिट यानी बायोकेमिस्ट्री। ये देखिए, बायोकेमिस्ट्री क्या है, इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ी सी लेंदी मैं कहूँगी है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। सेकेंड यूनिट सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी जो है ये इंपॉर्टेंट भी है प्लस ये ईजी है। लेंदी हो सकती है लेकिन इजी भी है, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट है हम कई साल से करते आ रहे हैं। 11th में भी किया है, 12th में किया है, ग्रेजुएशन में किया है, मास्टर्स में किया है, अच्छे से हम पढ़ते हैं। तो आप इसको समहाउ ना स्किप करें तो अच्छा रहेगा। थर्ड यूनिट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ना है। फोर्थ यूनिट है सेल सिग्नलिंग और सेल कम्युनिकेशन। तो यदि आप सेल बायोलॉजी को कर रहे हैं तो इसको भी कर लीजिए, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इसे करने में। इसके बाद फिफ्थ यूनिट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या है, इंपॉर्टेंट है लेकिन लेंदी है, और लेंदी के साथ साथ इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा हैं। अगर आपकी मेमोरी पावर अच्छी है, आप चीज़ों को याद कर लेते हैं, तो ये यूनिट आपके लिए बेस्ट है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है।
इसके बाद जो 6th यूनिट है दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। तो अगर आपके पास मास्टर्स में बॉटनी रही है तो ऑब्वियसली आप इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये कोई रूल नहीं है कि बॉटनी है तो ही आप इसको करेंगे। अगर आपके पास मास्टर्स में जूलॉजी था तो भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन बस ये है कि जो बॉटनी वाले स्टूडेंट हैं इसको बिल्कुल भी ना छोड़ें। इसके बाद 7th यूनिट एनिमल फिजियोलॉजी, अगेन जो जूलॉजी से मास्टर्स किया है उसे ही जरूर करना है, लेकिन फिर से रूल नहीं है कि वो ही करेंगे, कोई भी कर सकता है, लेकिन जो जूलॉजी वाले स्टूडेंट है वो उसको बिल्कुल भी ना स्किप करें। इसके बाद 8th यूनिट यानी कि जेनेटिक्स। तो देखिए जेनेटिक्स जो है अगर आप करते हैं तो मेक श्योर इसके PYQs आप जरूर सोल्व करें, क्योंकि जेनेटिक्स में क्या है, थ्योरी अगर आप पढ़ेंगे केवल और PYQs पर जाएंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ही कम आप PYQs को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो थ्योरी वाला पार्ट है जेनेटिक्स का और PYQs में काफ़ी सारा डिफरेंस होता है, मतलब बहुत गहराई में जाना पड़ता है, तब जाकर आप समझेंगे कि जो थ्योरी में हमने पढ़ा है वो कैसे रिलेटेड है क्वेश्चंस के। तो अगर आप जेनेटिक्स को करेंगे तो वहाँ PYQs भी आपको ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 10 यानी कि इकोलॉजी, ये भी इम्पोर्टेंट भी है और ईजी भी पड़ती है। इसके बाद 11th यूनिट यानी कि एवोल्यूशन, ये भी देखिए इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी, यानी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो ये कुछ ऐसी यूनिट है जो आपको स्किप नहीं करनी है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th ये तो आपको करनी ही करनी है। इसके बाद 6th, 7th के लिए आपके पास ऑप्शन है, कर सकते हैं। 8th भी करनी है, 10th करनी है, 11th करनी है। अब आपके पास बचा है ऑप्शन 9, 12 और 13। साथ साथ यहाँ से भी आपके पास ऑप्शन है 5th और 7th में। तो आप कंप्लीट करके अपनी 10 यूनिट को कंप्लीट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 ये तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जिस भी यूनिट में आपको इंटरेस्ट लगता है, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, उसे तो आप ऑब्वियसली बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ हैं ऐसी यूनिट्स जो आपको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जानी है अपने दिसंबर 2023 के लिए। अब बात करते हैं कि हमने देख लिया कितनी यूनिट्स करनी है, कौन कौन सी करनी है। अब अगर एक यूनिट की बात करें तो उसमें क्या कमी है। अब मानो बायोकेमिस्ट्री है, 1st यूनिट है बायोकेमिस्ट्री, आपने अपने लास्ट एग्जाम के लिए भी बायोकेमिस्ट्री को तैयार किया था। अब बायोकेमिस्ट्री के रिगार्ड में क्या करना है, अब कोई नई यूनिट है वो तो ठीक है हम करेंगे स्टार्टिंग से, लेकिन जो हमने पहले कर रखी है उनके रिगार्ड में हमें क्या स्टेप लेने हैं। तो देखो अगर मैं मानूं बायोकेमिस्ट्री आपने की है लास्ट एग्जाम के अंदर, तो अब आपको करना क्या है, अब की बार जो बायोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए भी मैंने 2 वीडियो बना रखी हैं इसी चैनल पर, जिसमें मैंने बताया है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एवरी यूनिट। तो यहाँ आपको करना क्या है, बायोकेमिस्ट्री की जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं उनकी लिस्ट आप बनाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की लिस्ट आप बनाइए और उन टॉपिक को फिर से कीजिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं। हालांकि जो लिस्ट इंपॉर्टेंट है उनको भी रिवाइज करना है, लेकिन फोकस किस पे करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि देखो कोई भी मानो एंजाइम है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अभी जो आपने लास्ट एग्जाम दिया है आप उसमें देखिए कि इस एंजाइम से जो क्वेश्चन आया है क्या वो आपने किया या नहीं। तो या तो आपने वो किया है या तो वो आपने नहीं किया है, या फिर आपने वो किया है लेकिन गलत हो गया है। तो ये 2 कंडीशन हो सकती हैं। हालांकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन फिर भी आप इसे एग्जाम में नहीं कर पाए। यहाँ से जो क्वेश्चन आया है या तो आपने वो किया ही नहीं क्योंकि आपको समझ नहीं आया, या फिर आपने किया है तो गलत हो गया है। लेकिन दोनों का मतलब ये है कि आपका ये टॉपिक अच्छे से नहीं हुआ है। तो इतना तो आपको पता ही होगा कि एंजाइम से जो क्वेश्चन आया है वो आपने किया है या नहीं, और किया है क्या सही है या गलत है, ठीक है। तो अगर ऐसी कैटेगरी में हैं आप, तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको लिखिए, उनकी लिस्ट बनाइए और उनको अच्छे से कीजिए, उनको बिल्कुल अच्छे से कीजिए, उनके PYQs को प्रैक्टिस कीजिए। ये मैं एक यूनिट की बात कर रही हूँ। ऐसे ही आप ले सकते हैं सेल बायोलॉजी के बारे में। तो सेल बायोलॉजी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी लिस्ट बनाइए इस तरीके से एग्जैक्टली, और जैसे जैसे आप टॉपिक को करते जाएं वहाँ टिक करते रहें। अगर वो आपको अच्छे से आता है तो एक बार रिवाइज कर लें, अगर अच्छे से नहीं आता है तो उसको अच्छे से करें, अभी इस यूनिट को कंप्लीट तैयार कर लें। तो आपने कोई यूनिट अगर पहले कर रखी है उसको फिर से करने का तरीका ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को फिर से कीजिए। अगर आपने ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर रखा है तो उसको रिवाइज कर लीजिए, अगर वो आपका अच्छे से नहीं है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको फिर से कीजिए। तो ये हमारा एक यूनिट के बारे में है। ऐसे ही आपको सारे यूनिट जो आपने लास्ट टाइम टारगेट की थी उनके बारे में करना है, ठीक है। ओके, तो लर्निंग वाला फेज हमारा खत्म हो गया है। यूनिट कितनी करनी है, कौन कौन सी करनी है और किस तरीके से करनी है, या फिर जो आपने पहले कर रखी है उसको किस तरीके से अब और अच्छे से करें, वो सब मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखो प्रैक्टिस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का। तो यहाँ प्रैक्टिस आप एक तो PYQs की हेल्प से करेंगे। PYQs तो कोई भी छोड़ना ही नहीं है,
साथ में आप जो अदर एग्जाम है हमारे, जैसे कि गेट है, जैसे कि डीबीटी है, जैसे कि आईसीएमआर है, तो इनका जो सिलेबस है लगभग सिमिलर होता है सीएसआईआर नेट से। तो जैसे ही आप एक बार पीवाईक्यूज को कर लें कंप्लीट, फिर ये जो अदर एग्जाम के पेपर हैं उनको भी आप सोल्व करें, और थर्ड में आप टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज से क्या होता है, नए नए क्वेश्चन आने के जो चांसेस हैं उनसे आप रूबरू हो जाते हैं कि वो किस तरीके से आ सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज को आपको बाद में ज्वाइन करना है। सबसे पहले अगर आपने लास्ट अटेम्प्ट में पीवाईक्यूज नहीं प्रैक्टिस किए हैं तो इन्हें प्रैक्टिस कीजिए, ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 2016 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, मतलब आपने जितने भी यूनिट टारगेट की हैं उस यूनिट से जितने भी जिस भी टाइप के क्वेश्चन आए हैं 2016 से लेकर 2023 तक, वो आपको सारे बिल्कुल अच्छे से सोल्व करने हैं। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको नोट डाउन कीजिए और फिर उसको रिवाइज कीजिए। या फिर आप पीवाईक्यूज को टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं, यानी आपने कोई टॉपिक किया है तुरंत उसके पीवाईक्यूज कीजिए। आप यूनिट वाइज भी कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कंप्लीट हुआ है, सारे क्वेश्चन उसके कर लें। और फिर आप ईयर वाइज भी कीजिए कि आज 2022 का सारा पेपर सोल्व करना है, आइदर वो पार्ट बी हो, पार्ट सी हो, किसी भी यूनिट से हो। तो आप टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं, आप यूनिट वाइज भी कर सकते हैं, और आप ईयर वाइज भी कर सकते हैं। मतलब कंप्लीट हर एक तरीके से आपको पीवाईक्यूज को सोल्व करना है। उसके बाद फिर आप जाएंगे जो अदर एग्जाम जैसे कि गेट, डीबीटी, आईसीएमआर, इनके पेपर को गो थ्रू करेंगे। और उसके बाद फिर आप जब आपके एग्जाम को 2 से 3 महीने रह जाते हैं तब आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपकी अल्टीमेट अच्छे से तैयारी हो जाए अबाउट द प्रैक्टिस। चलिए आगे बात करते हैं रिविजन की और रिकॉलिंग की। देखिए आपने सिलेबस लगभग कंप्लीट तो कर ही रखा है। हम मान के चलें कि अगर आपने 8 भी यूनिट कर रखी हैं तो 60 या फिर 80% आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गए हैं, लर्निंग फेज जो है। तो आपको करना क्या है, 20% इसमें और ऐड करना है। 20% को करते रहिए, ये जो न्यू टॉपिक है उनको करते रहिए, लेकिन जो पुराना आपका 80% है, 80% है उसको भी आपको रिवाइज करना है। या फिर आप ऐसा कर लीजिए, इन 80% में से, यानी इन 8 यूनिट में से जो आपकी सबसे अच्छे से हो रखी हैं, बिल्कुल सबसे अच्छे से, मतलब कि मान लेते हैं कि 6 यूनिट आपने बिल्कुल अच्छे ढंग से कर रखी हैं, तो इन 6 को अभी आप रहने दें, उनको रिवाइज ना करें। अब इन 6 में से, मतलब इन 8 में से 6 आपको बिल्कुल अच्छे से आती हैं, उनको फिलहाल रिवाइज ना करें। 6 में से जो 2 यूनिट बची हैं, इन 2 को अगर आपने अच्छे से नहीं किया है तो सबसे पहले आप इन्हें रिवाइज कीजिए, इन्हें रिवाइज कीजिए। और ये जो 6 यूनिट है जो आपकी अच्छे से हो रखी है, इनको आपको लास्ट में रिवाइज करना है। तो अभी आपका काम क्या है, जो 2 यूनिट है उनको रिवाइज कीजिए, और बाकी जो 20% आपको ऐड करना है उसको करते रहिए, उसको करते भी रहिए, रिवाइज भी करते रहिए, प्रैक्टिस भी करते रहिए। तो ये आपको काम करना है। जब लास्ट का टाइम आएगा तब आप इन्हें रिवाइज करेंगे और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे, ताकि आप और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो सारी बातें हमने कर ली हैं कि लर्निंग में कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, और रिविजन कैसे करना है। जितने भी लूप होल्स हैं उन सबको देखिए, मैंने बता भी दिया है ये कारण हो सकते हैं। अब आप देखो आपका कौन सा कारण है। तो सबसे पहले तो आप यही कीजिए कि जो एग्जाम आप दे के आए हैं उसमें अगर आपका नहीं हुआ है, मतलब आंसर की देखकर ये पता लग जाता है कि होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले देखो आप अपनी ड्रॉबैक्स लिखिए, अपनी कमियां लिखिए कि कहाँ कहाँ कमी आई है। जैसे ही आप इन चीज़ों को लिख लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कहाँ मुझे काम करने की ज़रूरत है और कहाँ मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप ये अपनी ड्रॉबैक्स लिख लेंगे, अपनी कमियां लिख लेंगे, उसके बाद फिर आप उन कमियों पर काम कीजिए। और ये कमी 3 टाइप की हो सकती है, या तो लर्निंग में कमी होगी, यानी कि आपने जो यूनिट्स हैं वो कम टारगेट की हैं या फिर अच्छे से नहीं की हैं, या तो प्रैक्टिस में दिक्कत आ सकती है कि आपने कर तो लिया है अच्छे से लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे, या फिर रिवीजन में दिक्कत आएगी कि मतलब कर भी लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया, लेकिन लास्ट टाइम पर टाइम नहीं बचा रिवाइज करने के लिए। दिक्कत आ सकती है इन 3 फेज में ही। तो आपको इन तीनों पर काम करना है। अब ये देखना है कि आपके अंदर किस पॉइंट को लेकर कमी है, प्रैक्टिस को, रिवीजन को, या लर्निंग को। और जैसे आपको पता लग जाएगा तब आप उस पर अच्छे से काम कर सकेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।